सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। पिछली जो हमारी क्लास थी, हम पार्ट नंबर सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। पिछली जो हमारी क्लास थी पार्ट नंबर 1 जिसका नाम था दो ध्रुवीयता का अंत। ध्यान रखना बच्चों, ये जो पार्ट है 6 नंबर का पार्ट है। एक प्लस 4 एक क्वेश्चन आएगा आपके बहुविकल्पात्मक और एक क्वेश्चन आएगा आपके अति या रिक्त स्थान वाला निबंधात्मक 4 नंबर का क्वेश्चन। पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने सोवियत संघ के कुछ प्रमुख नेता देखे थे और पहला नेता मैंने पढ़ाया था आपको व्लादिमीर लेनिन। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको जोसेफ स्टोलिन और उसके बाद एक और नेता हमने पढ़ लिया था निकिता क्रुश्चेव। उसके बाद आज की क्लास में मिखाइल गोर्बाचेव को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मिखाइल गोर्बाचेव को पढ़ेंगे। ध्यान रखना, मिखाइल गोर्बाचेव का जो जन्म हुआ वो हुआ था 1931 के अंदर और अभी हाल ही में 2022 में इनकी मृत्यु भी हो गई मिखाइल गोर्बाचेव की। सोवियत संघ के, ध्यान रखना, अंतिम राष्ट्रपति बने। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल था उस समय 1985 से लेकर 1991 तक। और 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया? अंत हो गया और फिर रूस का पहला चुना हुआ राष्ट्रपति बना बोरिस येल्त्सिन। तो ध्यान रखना, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने 1985 से 1991 तक। पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन की नीति इन्होंने चलाई जब ये शासन में थे। तो पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना, जो सोवियत संघ जो जिस प्रकार से मतलब पिछड़ा हुआ था उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें नई नई प्लानिंग कैसे करी जाए। ग्लासनोस्ट कुछ खुलेपन की यानी खुलेपन की भी छूट दी। उसके बाद अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक भी इन्होंने लगाई थी। किसने लगाई थी रोक? मिखाइल गोर्बाचेव ने। जर्मनी के एकीकरण में सहायक थे मिखाइल गोर्बाचेव और शीत युद्ध समाप्त भी इन्होंने किया। और सोवियत संघ का विघटन का इनके ऊपर क्या लगा? आरोप लगा। किसके ऊपर आरोप लगा? मिखाइल गोर्बाचेव में। एक बार उतारो आप यहाँ से। मिखाइल गोर्बाचेव जन्म हुआ 1931 में, मृत्यु 2022 के अंदर। सोवियत संघ के, ध्यान रखना, अंतिम राष्ट्रपति थे और अब जब भी अंतिम राष्ट्रपति थे तो 1985 से 1991 तक रहे। इन्होंने दो प्रकार की नीतियां चलाई। पहली जो नीति चलाई वो चलाई पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्संरचना और दूसरी जो नीति चलाई वो चलाई ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन की नीति चलाई। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर इन्होंने रोक लगाई। जर्मनी के एकीकरण में ये सहायक थे और शीत युद्ध समाप्त भी इन्होंने किया। और सोवियत संघ का विघटन का इनके ऊपर क्या लगा? आरोप लगा। इसके ऊपर आरोप लगा? मिखाइल गोर्बाचेव। यहाँ से आपसे 1 नंबर के सवाल में पूछ सकता है। आगे चलते हैं। दूसरा जो सोवियत संघ का प्रमुख नेता है वो है बोरिस येल्त्सिन। कौन है? बोरिस येल्त्सिन। ये वही बोरिस येल्त्सिन है जो रूस का पहला चुना हुआ राष्ट्रपति बना। इनका जन्म हुआ था 1931 के अंदर और इनकी मृत्यु हुई थी 2007 के अंदर। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्त्सिन। कब से कब तक बने थे? 1991 से लेकर 1999 तक। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता तक केंद्र में पहुंच गए ये और गोर्बाचेव द्वारा मास्को के मेयर बनाए गए। गोर्बाचेव के द्वारा इनको मास्को का मेयर बनाया गया। और मास्को, ध्यान रखना, रूस की राजधानी है। मास्को किसकी राजधानी है? रूस की राजधानी है और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है मास्को। उसके बाद मोस्कवा नदी पर स्थित है मास्को। मास्को कौन सी नदी पर स्थित है? मोस्कवा नदी पर स्थित है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? मास्को। और रूस की राजधानी का नाम क्या है? मास्को। उतारो इसको भी एक बार। दूसरा जो सोवियत संघ का नेता है वो है बोरिस येल्त्सिन। इनका जन्म हुआ 1931 के अंदर, मृत्यु हुई थी 2007 में और रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने थे 1991 से लेकर 1999 तक। कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता तक केंद्र में पहुंच गए। यानी कि जब मिखाइल गोर्बाचेव रूस के राष्ट्रपति बने, सोवियत संघ के इसके राष्ट्रपति बने, तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ये तो महासचिव बन गए और इनकी जगह कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव यानी प्रमुख किसको बनाया गया? बोरिस येल्त्सिन को बनाया गया। प्रमुख बनाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता तक केंद्र में पहुंच गए रहते हुए और गोर्बाचेव द्वारा मास्को के मेयर भी बनाए गए। मास्को रूस की राजधानी का नाम है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है और मोस्कवा नदी पर ये मास्को स्थित है। चलो चलते हैं आगे की ओर। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल हो गए। कौन शामिल हो गया? बोरिस येल्त्सिन शामिल हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा इन्होंने भी दे दिया
उसके बाद 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व भी किया। और एक शब्द पीछे आया था मेयर, और मेयर को मैं बता दूं आपको, हिंदी में इसको महापौर कहा जाता है। मेयर को हिंदी में महापौर कहा जाता है। किसे कहते हैं मेयर? किसी भी शहर हो या कस्बा हो या नगर पालिका की स्थानीय सरकार का जो प्रमुख होता है ना, जो प्रमुख अधिकारी होता है, उसे मेयर कहा जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ? बोरिस येल्तसिन की बात कर रहा हूँ। बाद में ध्यान रखना, गोरबाचेव के आलोचकों में ये शामिल हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व भी किया। उतारो। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवादी शासन, देखो क्या होता है। साम्यवादी शासन एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य निजी संपत्ति को खत्म करके एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज का निर्माण करना होता है, जहां उत्पादन के साधनों, अब उत्पादन के साधन क्या क्या है? कारखाने और खेती पर पूरे समुदाय का सामूहिक स्वामित्व होता है, उसे कहते हैं साम्यवादी शासन। उसे क्या कहेंगे? साम्यवादी शासन कहेंगे। तो ध्यान रखना, साम्यवादी शासन एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य निजी संपत्ति को खत्म करके एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज का निर्माण करना होता है, जहां उत्पादन के साधनों, और उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? कारखाने और खेती पर पूरे समुदाय का सामूहिक स्वामित्व होता है। उतारो इसको। चलते हैं आगे की ओर। अगला टॉपिक है अपना शॉक थेरेपी। इसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना, जो मुख्य रूप से 1990 के दशक में पूर्व साम्यवादी देशों के द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में अचानक और नाटकीय बदलाव के लिए अपनाई गई एक आर्थिक नीति थी। तो आपको सिंपल सी भाषा में याद रखना है कि शॉक थेरेपी का जो अर्थ था वो था आघात पहुंचाकर उपचार करना। उतारो इसको भी एक बार। जो मुख्य रूप से 1990 के दशक में पूर्व साम्यवादी देशों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में अचानक और नाटकीय बदलाव के लिए अपनाई गई थी एक आर्थिक नीति थी। सवाल आ जाए आपसे शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है, तो एक नंबर में क्या लिखोगे? इसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो आगे लिखते हैं। शॉक थेरेपी के मुख्य बिंदु, ये भी आपसे परीक्षा में बोर्ड में पूछ सकता है। पहला, यह निजी यह नीति यह नीति निजीकरण की नीति थी। शॉक थेरेपी के मुख्य बिंदु में आपसे पूछ ले तो क्या लिखोगे इसमें? यह नीति निजीकरण की नीति थी। सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना था, इसमें कीमतों को मुक्त करना था, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। उद्देश्य क्या है शॉक थेरेपी की? देखो, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर तेजी से संक्रमण करना और पश्चिमी मॉडल के अनुरूप उद्योग स्थापित करना। पश्चिमी मॉडल जो था वो सोवियत यूएसए का था, अमेरिका का था पश्चिमी मॉडल, और पश्चिमी मॉडल जो था वो पूंजीवादी मॉडल कहलाता था। तो आपसे सवाल पूछ ले शॉक थेरेपी के मुख्य बिंदु, तो आपको ये बिंदु लिखने पड़ेंगे कि यह नीति निजीकरण की नीति थी, सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना था, इसमें कीमतों को मुक्त करना था, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। इसके उद्देश्य आपसे पूछ ले परीक्षा के अंदर तो क्या लिखोगे? साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर तेजी से संक्रमण करना और पश्चिमी मॉडल के अनुरूप उद्योग स्थापित करना। लिखो इसको भी एक बार। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है संस्थाएं। इस मॉडल को विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको कहते हैं आईएमएफ, द्वारा निर्देशित किया जाता है। आईएमएफ को इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपसे पूछ ले डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या लिखोगे? विश्व बैंक। आपसे पूछ ले आईएमएफ का पूरा नाम क्या है, तो क्या लिखोगे? आईएमएफ का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब आगे देखो शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। इसके नकारात्मक प्रभाव अधिक रहे, जिसमें भारी आर्थिक पतन, रूसी मुद्रा, और रूस की मुद्रा का नाम है रूबल,
में गिरावट आ गई, बेरोजगारी में वृद्धि और सामाजिक कल्याण पद्धतियों का नष्ट होना शामिल था। उसके बाद 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों में बेचा गया। ये था शॉक थेरेपी के परिणाम के अंदर। एक बार इसको भी उतार लो आप। चलते हैं आगे। सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र की मैं बात कर रहा हूँ, और सोवियत संघ के विघटन के घटना चक्र में सबसे पहले मार्च 1985 है। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बन गए, महासचिव चुने गए। जब ये सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का पद खाली हो गया। तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रमुख बनाया गया था ना, वो प्रमुख बनाया गया था बोरिस येल्त्सिन को। वो प्रमुख किसको बनाया गया था, बोरिस येल्त्सिन को बनाया गया। ठीक है, आगे देखो। 1987 आया। 1987 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए, जो एस्टोनिया लातविया में भी फैला। उसके बाद अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ की घोषणा की गई। वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। और नवंबर में बर्लिन की दीवार गिर गई। बर्लिन की दीवार पहले पढ़ा दिया, 9 नवंबर 1989। कब गिरी, 9 नवंबर 1989। और कब बनाई गई इसको, 1961 में इसको बनाया गया। तो सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र हम पढ़ रहे हैं। पहला मार्च 1985 में क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के क्या चुने गए, महासचिव चुने गए। 1987 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए, जो एस्टोनिया और लातविया में भी फैला। उसके बाद अक्टूबर 1989 में क्या हुआ, सोवियत संघ की घोषणा की गई। वार्सा समझौता, वार्सा समझौता बनाया रूस ने, सोवियत संघ ने बनाया। और नाटो बनाया, अमेरिका ने बनाया। सोवियत संघ की घोषणा की गई। वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए पूरी तरह से क्या है, आजाद है। फिर नवंबर में बर्लिन की क्या हो गई, दीवार गिर गई। और बर्लिन की दीवार का आपसे पूछ ले डेट, तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिराया गया। और कब बनी, 1961 में। उतारो इसको एक बार। आगे चलते हैं। शोक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। और मिल्कियत मैंने पहले स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था, संपत्ति या स्वामित्व को कहते हैं मिल्कियत। उसके बाद एक और नोट लिख लो, दिखाया था पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। किसमें मानी गई, शोक थेरेपी के अंदर मानी गई। आगे चलते हैं। संघर्ष और तनाव हमारा अगला टॉपिक है। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। रूस के दो गणराज्यों, पहला चेचन्य और दूसरा दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। 1991 में यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इससे शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। इसके बाद आगे चलते हैं। पूर्ण साम्यवादी देश और भारत। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ में अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायक में ध्यान रखना, रूस के अंदर राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर में जाने जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। रूस और भारत का सपना। रूस और भारत का सपना कैसा था, इसमें बहुध्रुवीय विश्व का था। अब बहुध्रुवीय का मतलब क्या होता है कि बहुध्रुवीय का मतलब इन दोनों देशों का अर्थ अर्थ ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी भी हो। अर्थात किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए क्या मानेंगे, खतरा मानेंगे और साथ मिलकर क्या करेंगे, उन देशों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसको उतार लो एक बार, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है बहुध्रुवीय का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है दोनों देशों का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अब दोनों देश में एक तो भारत हो गया, दूसरा हो गया रूस। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी भी हो, यानी कि किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई भी करेंगे।
उतार लो इसको भी एक बार। चलते हैं आगे की ओर। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच ध्यान रखना 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर क्या किए गए, हस्ताक्षर हुए। रूस को भारत से संबंध बनाने में सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा क्या बन गया, खरीदार देश बन गया। और भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से ही प्राप्त होते हैं। ये आपसे सवाल पूछेगा भारत रूस के संबंध, उसमें ये सारा आपको लिखना है कि 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच में कितने द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, तो आपको आंसर लिखना है 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। रूस को भारत से संबंध बनाने में सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा क्या बन गया, खरीदार देश बन गया। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान कहां से मिलता है, रूस से ही प्राप्त होता। उतारो इसको, आगे चलते हैं। फरवरी 1990 में क्या हुआ, गोरबाचेव ने सोवियत संसद, और सोवियत संघ की संसद का नाम है, ध्यान रखना, ड्यूमा। सोवियत संघ की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा, के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत भी की। और सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 70 वर्ष पुराना एकाधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसके पेज नंबर 6 पर ध्यान रखना 72 वर्ष दे रखा है। एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 6 पे क्या दे रखा है, 72 वर्ष, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का पीछे हमने पढ़ा कितने वर्ष के, 70 वर्ष पुराना शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ध्यान रखना इस बार किताब क्या नहीं है, तो रिफ्रेश होकर किताबें आती है। जो पुरानी किताब है उसमें जो मिस्टेक होती है उन किताबों को रिफ्रेश किया जाता है, नई किताबों में ऐड किया जाता है। अगर ऑप्शन में 72 वर्ष आता है, 70 वर्ष नहीं आता, तो फिर उत्तर क्या लिखोगे, 72 वर्ष। अगर ऑप्शन में 70 और 72 आ गया तो फिर क्या लिखोगे। पहले बात तो ऐसा कंट्रोवर्सी का सवाल कभी भी बोर्ड एग्जाम नहीं बनाता, ना ही देता। उनको ये पता है कि पढ़ने वाले बच्चे को 70 भी याद है और 72 भी याद है। तो ध्यान रखना अगर 72 आ जाए तो बेहतर करना है, 70 नहीं करना। 70 आ जाए 72 नहीं आए तो फिर क्या लिखोगे आप, 70 वर्ष। उसके बाद जून 1990 में क्या हुआ कि रूसी संसद, और रूस की संसद का नाम मैंने बता दिया, ड्यूमा। रूसी संसद का नाम क्या है, डूमा। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता क्या करा लिया, घोषित करा लिया, आजाद करा लिया। फिर मार्च 1990 आया, 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। उतारो इसको। फरवरी 1990 में क्या हुआ कि गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की और सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 70 वर्ष का पुराना एकाधिकार समाप्त हो गया। जून 1990 में क्या हुआ कि रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली और मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। उतारो इसको। आगे चलते हैं। जून 1991 में क्या हुआ, बोरिस येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा और वो रूस के क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। जून 1991 में ध्यान रखना सोवियत संघ टूट चुका था और उस समय राष्ट्रपति कौन था, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव के बाद राष्ट्रपति कौन बना, बोरिस येल्त्सिन। और कम्युनिस्ट पार्टी से क्या दिया, इस्तीफा दिया और रूस के क्या बन गए, ये राष्ट्रपति बन गए। अगस्त 1991 में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट किया, यानी कि उनको शासन से हटा दिया। कब, अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट किया। उसके बाद सितंबर 1991 में क्या हुआ कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तीनों, ध्यान रखना, बाल्टिक गणराज्य, तीनों के तीनों कौन से गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य हैं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए और मार्च 2004 में नाटो में क्या हो गए, ये शामिल हो गए। ध्यान रखना, नाटो, यहां लिख देता हूं NATO, नाटो। ये ध्यान रखना पश्चिमी गठबंधन है, ये पश्चिमी गठबंधन है जिसको किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया।
और वारसा पेक्ट, वारसा जो पेक्ट है ये पूर्वी गठबंधन है जिसको बनाया सोवियत संघ यानी कि रूस ने। किसने बनाया? सोवियत संघ यानी कि रूस में। तो ध्यान रखना सितंबर 1991 में क्या हुआ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र के क्या बन गए, सदस्य बन गए। और मार्च 2004 में नाटो में क्या हो गए, ये शामिल हो गए। उतारो इसको, चलते हैं आगे की ओर। दिसंबर 1991 में क्या हुआ कि रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से जुड़ी संधि को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल यानी CIS बनाया। CIS मैंने पहली क्लास में बता दिया CIS क्या होता है। CIS स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल संगठन होता है। तो दिसंबर 1991 में क्या हुआ कि रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से जुड़ी संधि को क्या करा, समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल यानी CIS को बनाया। उसके बाद आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी इन राष्ट्रकुल यानी CIS में क्या हो गए, शामिल हो गए। उसके बाद जॉर्जिया 1993 में, जॉर्जिया भी 1993 में CIS का क्या बन गया, सदस्य बन गया। छोटे छोटे प्रश्न आपके यहाँ से पूछेगा, ध्यान रखना। बड़ा पूछेगा तो सारा अपन को लिखना ही है। उसके बाद ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट अब किसको मिल गई, रूस को मिल गई। उदाहरण को एक बार ध्यान रखना, दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से जुड़ी संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS में क्या हो गए, शामिल हो गए। इसमें उसके बाद आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में क्या हो गए, शामिल हो गए। और जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का क्या बना, सदस्य बना। और उसके बाद क्या हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट किसको मिल गई, रूस को मिल गई। उसके बाद चलो चलते हैं आगे की ओर। 25 दिसंबर 1991 को क्या हो, 25 दिसंबर 1991 को एक घटना हो गई। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का क्या हो गया, अंत हो गया। उसके बाद ये ध्यान रखना पार्ट नंबर 1 जो था आपका समाप्त हो गया। 6 नंबर का पार्ट है, एक क्वेश्चन छोटा आएगा, एक क्वेश्चन छोटा आएगा, खालिस्तान भी आ सकता है और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगली क्लास में मैं पहले पार्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।